Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 weather and climate। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? हम देखेंगे वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं वेदर और क्लाइमेट में, वो कौन से फैक्टर हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। ठीक हुई बात? चलो, तो बच्चा वेदर की बात करें या क्लाइमेट की बात करें, ये दोनों ही बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डेली लाइफ को। प्रभावित, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। हम जिस तरीके से रहते हैं, हम क्या खाना खाएंगे, हम कैसे क्लॉथ्स वियर करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ फूड विल ईट, ये सब कुछ डिसाइड करता है बहुत हद तक हमारा वेदर और क्लाइमेट। ठीक है बात? जैसे कि किस टाइप के क्लॉथ्स हमें पहनने हैं, ये हम किस हिसाब से ही पहनते हैं, वेदर के हिसाब से ही पहनते हैं, है ना। जब वेदर हॉट होता है तो हम लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, पर जब कोल्ड सीज़न होता है तो हम वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, शॉल पहन रहे हैं। अब वेदर की डेफिनेशन ये आपको लर्न ही कर लेनी है बच्चा। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। ठीक है, या अगर डिफरेंस आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो एक पॉइंट आप मीनिंग में लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ लर्न कर लें। वेदर क्या है? स्टेट है एटमॉस्फेयर की, एक पर्टिकुलर प्लेस की ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की एक पर्टिकुलर जगह की जो स्थिति है एटमॉस्फेयर की, जो स्टेट है एटमॉस्फेयर की, उसे ही हम वेदर कहते हैं। तो क्या बोलोगे आप? एक पर्टिकुलर जगह की बहुत थोड़े टाइम की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, वो वहाँ का क्या होगा? वेदर। फिर से सुन लो, वेदर इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें होंगी तो क्या बनेगा? वेदर। चलो, इट इन्वॉल्व्स डे टू टाइम चेंजेस इन टेम्परेचर। इसके अंदर क्या क्या आएगा वेदर के अंदर? अब डे टू टाइम चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में हर दिन क्या चेंज आ रहा है, समय मतलब सुबह कैसा था, शाम को कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। हम बोलते हैं ना यार हवाएं बहुत सूखी हैं ठंडियों में, आप लोगों ने नोट किया होगा। हमारे ये कुछ लोग, अब तो नहीं होता है खैर, आज कल तो अच्छे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है, पहले मम्मियों से पूछना हाथ पैर फट जाते थे, है ना, सूखा ड्राइनेस लगती थी हाथों में, लिप्स में भी ऐसा लगता था कि अरे यार कुछ मिल जाए मॉइस्चर, मिल जाए मॉइस्चर। तो वो सूखी हवाओं के कारण होता है, क्योंकि ठंडियों में चलती हैं ड्राई एयर्स। ठीक हुई बात? पर वहीं गर्मियों में जो हवाएं हमें लगती हैं वो चिप चिप नमी वाली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें पानी होता है, हवाओं के अंदर क्या होता है? पानी। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में डे टू डे में, टाइम टू टाइम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तापमान में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये ही इन्वॉल्व होता है किसमें? वेदर में। प्रेसिपिटेशन, अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चा? आसमान से नीचे पानी गिरे, अब वो किसी भी फॉर्म में गिरे, सीधा पानी गिर जाए, बर्फ़ पड़ जाए या ओले पड़ जाए। देखो, बर्फ़ भी पानी है, ओले भी पानी है, और पानी तो पानी है ही। तो प्रेसिपिटेशन सिर्फ रेनफॉल नहीं होता है बच्चा, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल भी है, फिर हेल भी है, स्नोफॉल भी है। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है? देखो, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा सा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के ऊपर कुछ प्रेशर लगाता है, इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड, क्लाउड कवर, देखो कई बार मम्मियों को बोलते सुना होगा, आज ठंडी कम है क्योंकि बादल है, आज गर्मी कम है क्योंकि बादल है। तो होता क्या है बच्चों, जब बादल होते हैं, क्लाउड का कवर होता है, तो भी हमारा वेदर चेंज हो जाता है। चलो, विंड, हवाएं कैसी चल रही हैं, क्लाउड कवर कैसा है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है किसमें? वेदर में। वेदर कंटिन्यूसली चेंजिंग फेनोमेना है। ऐसे कभी होता है कि सुबह जैसा मौसम है शाम को वैसा ही हो, या आज जैसा मौसम है कल वैसा ही हो। कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हम इसे कहते हैं कंटिन्यूसली चेंजिंग फेनोमेना। वेदर को यूजुअली हम एक्सप्रेस करते हैं 24 आवर्स में और 1 डे में। ठीक हुई बात? वेदर एक्सप्रेस करते हैं हम यूजुअली 24 आवर्स में या एक दिन में, सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल, वैन वी से इट इज़ हॉट और कोल्ड, वी आर सेइंग समथिंग अबाउट द वेदर। जब हम बोल रहे हैं यार आज वेदर हॉट है, वेदर कोल्ड है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेदर की बात कर रहे हैं।
जैसे बेटा हमने वेदर की डेफिनेशन याद की, वैसे ही आपको क्लाइमेट की डेफिनेशन भी याद करनी है। तो देखो इन दोनों से आपकी 3 चीज़ें तैयार हो जाती है। वेदर के लिए या लर्न कर लिए तो मैम ने पूछा डिफाइन वेदर तो आप लिख सकते हो, डिफाइन क्लाइमेट तो आप लिख दोगे, और दोनों में डिफरेंस अगर पूछ लिया तो एक डिफरेंस तो उनकी मीनिंग को लेके ही बन जाएगा, इसलिए ये एज इट इज़ लर्न कर लेना है। क्लाइमेट क्या होता है बच्चा? एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। क्लाइमेट क्या है? एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जबकि वेदर में हमने क्या पढ़ा था? पर्टिकुलर प्लेस की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं। पर क्लाइमेट क्या है? एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ लार्ज एरिया, एक बड़े एरिया की एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। अब ये लॉन्ग पीरियड 20 साल, 25 साल और कहीं कहीं तो 30 साल भी मेंशन है क्लाइमेट के लिए। तो क्या लिखोगे? क्लाइमेट एवरेज वेदर, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। क्लाइमेट क्या होती है? एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है एक लार्ज एरिया की और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। यहाँ लार्ज एरिया के लिए वेदर में क्या लिख दोगे? स्मॉल एरिया। यहाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर में क्या लिख देते हो? लिख दोगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। एवरेज हटा के सिर्फ क्या लिखोगे? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर वेदर लिखना होगा, वेदर रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट का बनाना है तो इनका अपोजिट कर दो, स्मॉल का लार्ज कर दो, लॉन्ग शॉर्ट पीरियड का लॉन्ग पीरियड कर दो, और यहाँ पर क्या लिख दो? एवरेज। दोनों की डेफिनेशन ईजी है। वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं, बट क्लोजली रिलेटेड टर्म है, पर फिर भी आपस में जुड़ी हुई टर्म है। पर इन्हें आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कल का क्लाइमेट बहुत अच्छा है ना? जब आज और कल की बात करोगे बच्चा तो आपको वेदर ही यूज़ करना है। ठीक है बात। और फिर पूछा जाए कि इंडिया की क्लाइमेट किस टाइप की है, तो अगर आप बोल रहे हो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमने एनालाइज करके बनाया है। बेटा वेदर और क्लाइमेट की जो स्टडी है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों ज़रूरी हो जाती है? अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला हुआ और हमें पहले से अगर पता चल जाता है तो हम एवाक्यूएशन प्लान रेडी कर सकते हैं। सुनामी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता चल जाए, सुनामी की फोरकास्टिंग हो जाए, तो हम हमारे फिशरमैन्स को बचा सकते हैं, है ना? तो इसी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करें। जो साइंटिफिक स्टडी होती है वेदर कंडीशंस की, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। अब यहाँ पर भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, या डिफाइन मेट्रोलॉजी, तो व्हाट विल यू राइट इन डिफाइन मेट्रोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशंस को साइंटिफिकली पढ़ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं वेदर को मेजर करने के लिए, तो उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जब आप वेदर को पढ़ते हो, समझते हो, वेदर की कंडीशन का एनालिसिस करते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? मेट्रोलॉजी। बेटा बहुत सारी मेथड है हमारे पास जिसके थ्रू हम वेदर को पढ़ सकते हैं, जैसे कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनको मेजर करते रहें, उन्हें रिकॉर्ड करते रहें, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें। ऐसी बहुत सारी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है जिनके थ्रू हम वेदर को समझ सकते हैं। ठीक हुई बात? अब बेटा वो साइंटिस्ट जो वेदर को पढ़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। ये 1 मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोलॉजिस्ट? तो साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। वो जितने भी वैज्ञानिक हैं जो वेदर की स्टडी कर रहे हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है बात? तो लिख दोगे मेट्रोलॉजिस्ट कौन है? मेट्रोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो वेदर को स्टडी करते हैं और फिर हमारी हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं वेदर को स्टडी करने के लिए, वेदर के एलिमेंट को स्टडी करने के लिए। बहुत सारे एलिमेंट है वेदर के, जैसे ह्यूमिडिटी है, विंड है, फिर रेनफॉल है, टेम्परेचर है। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। ये उसकी स्टडी करते हैं और फिर हमें वेदर फोरकास्ट करके बताते हैं। जो वेदर कंडीशंस होती है उसे कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जाता है एक जगह पर, जिस जगह का नाम है वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन एक प्लेस होती है जहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वेदर के अलग अलग एलिमेंट्स को मेजर करते हैं। रेनफॉल को मेजर करने के लिए अलग है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए अलग है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग है, पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखे होते हैं? वेदर स्टेशन में। देखो इसके अलावा हमारे पास सैटेलाइट भी हैं, वेदर शिप्स हैं, बैलून हैं, जो हमें क्लाउड्स की, स्टॉर्म्स की पिक्चर देते हैं, जिससे कि हम प्रिवेलिंग जो वेदर कंडीशन है उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकें।
नो मोर सेक्शन को पढ़ते हैं अब हम। जितना भी वेदर में चेंज आना हो, क्लाइमेट में चेंज आना हो, ये सब किस रेंज में होता है बच्चा? 7 to 20 किलोमीटर की रेंज में। अर्थ सरफेस के सिर्फ 7 to 20 किलोमीटर की रेंज में ही ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस एरिया को ही हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसके अंदर 75% एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, डस्ट होती है और वाटर वेपर होता है। ठीक है, होगी। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है? भाप, पानी का भाप में चेंज हो जाना वाटर वेपर। डस्ट मतलब धूल और एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो 75% जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, डस्ट हैं, वाटर वेपर, वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। अब हम देखेंगे वेदर फोरकास्ट को। तो बच्चा जो वेदर फोरकास्ट है ये प्रिडिक्शंस होते हैं। फोरकास्ट का मतलब भी होता है पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्शन का मतलब भी होता है पूर्वानुमान लगाना। तो हम वेदर फोरकास्ट को क्या कहते हैं? प्रिडिक्शंस। किसका प्रिडिक्शन, किसका पूर्वानुमान? अबाउट वेदर। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड कराता है? वेदर स्टेशंस। वेदर स्टेशंस हमें वेदर फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो वेदर को फोरकास्ट करके हमें बता देते हैं। आजकल ये बहुत ही एडवांस्ड हो गया है, एडवांस्ड एरिया ऑफ स्टडी हो गया है। क्यों एडवांस एरिया ऑफ स्टडी हो गया बच्चा? क्योंकि आजकल ओशियन बॉय, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और वेदर बलून्स, इन सब की हेल्प से भी हम लोग वेदर को फोरकास्ट करें, जो कि पहले नहीं होता था। पहले कोई ओशियन बॉय नहीं होते थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं होते थे, वेदर बलून नहीं होते थे, बड़े बड़े वेदर ऑब्जर्वेटरीज नहीं होते थे, पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है। इनके डेटा को कंपाइल करते थे, इकट्ठा करते थे, किसकी हेल्प से बेटा? कंप्यूटर की हेल्प से। और फिर उसके थ्रू हम वेदर फोरकास्ट किया करते थे। अब देखो इन सब का डायग्राम दिया है, ये है ओशियन बॉय, ओशियन बॉय, ये है सैटेलाइट, और ये है वेदर बलून, और ये है वेदर ऑब्जर्वेटरी। चलो, तो जो वेदर फोरकास्टिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चा। वेदर फोरकास्टिंग नहीं होगी तो जो लॉस होता है ड्यूरिंग द फ्लड, ड्यूरिंग द सुनामी, ये साथ तक बढ़ जाएगा कि हम रिवाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम चीज़ों को समेट ही नहीं पाएंगे। ठीक है बात। तो वेदर फोरकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। भले ही हम किसान हो, फिशरमैन हो, पायलट हो या कॉमनर हो, कॉमन पीपल हो, हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट करता ही है बैड वेदर। तो अगर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी तो हम थोड़े से सावधान हो जाएंगे। फार्मर हो, फिशरमैन हो, पायलट हो, वो इजीली अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं अगर उन्हें वेदर कंडीशन के बारे में पता हो। वो अगर अवेयर होंगे तो अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर प्लान करेंगे। एडवांस वार्निंग जो होती हैं वो हमें मिल जाती हैं फ्लड्स की, स्ट्रॉम की, जिससे हम हज़ारों लोगों की जानों को बचा सकते हैं। वेदर इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को किसके थ्रू मिलती है बच्चा? आप ही बताओ। टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, और न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, टेलीविज़न, ये सब वो मीडियम है जिसके थ्रू हमें वेदर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नो मोर सेक्शन पढ़ेंगे। जो बच्चा ओशियन बॉय है, ओशियन बॉय मैंने दिखाया ना आपको, ये ओशियन बॉय, ये ओशन के अंदर ही है ना। तो जो ओशियन बॉय होता है इसे ही वेदर बॉय कहते हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखना है ना। वो बेटा मैं चाह कर भी, मैंने गूगल से प्रोनाउंसिएशन भी देख लिया, तब भी मैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ इसका। बॉय ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन है। ओशियन बॉय को ही हम वेदर बॉय कहते हैं। बॉय नहीं है वो, एक्चुअल में बॉय ऐसे करके कुछ है, बॉयस ऐसा प्रोनाउंसिएशन है इसका। आप लोग भी गूगल पे एक बार देखना, बॉयस। ठीक है बात। तो ओशन बॉयस को ही हम वेदर बॉयस कहते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कलेक्ट करता है वेदर, और दीज इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट वेदर एंड ओशन डेटा। ये ओशन डेटा को, वेदर को कलेक्ट करता है कहाँ से? ओशन से। दे आर फिटेड विथ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। इसके साथ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को फिट किया जाता है और ये हमें टेम्परेचर बताते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताते हैं। तो ओशियन बॉय को ये क्या कहते हैं? वेदर बॉयज। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें ओशन डेटा देता है, कहाँ से? सीधे ओशन से, ओशन में लगा होता है ये। अब हम क्विक रिविजन देखेंगे। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हमने पढ़ा ही था। वेदर और क्लाइमेट को आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, ऑल्दो दे आर क्लोजली रिलेटेड, फिर भी आप इनको साथ में यूज़ नहीं करेंगे। डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। मेट्रोलॉजी। ठीक है बात। मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर कंडीशन, इन्हें हम क्या कहते हैं?
meteorologist, meteorologist. ठीक है बात. Dash are the predictions about weather announced by weather stations, weather forecasting. ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग. अब हम देखेंगे बच्चा एलिमेंट्स ऑफ वेदर की. वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. तो सेवरल कंपोनेंट्स हैं वेदर के, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, सोलर रेडिएशन, सोलर मतलब सन से आने वाली जो हीट है, एनर्जी है वो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो अर्थ से 1600 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, ये अर्थ के ऊपर कुछ प्रेशर लगाता है, वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, क्लाउड कवर, प्रिसिपिटेशन, दीज ऑल आर एलिमेंट ऑफ वेदर. तो ये लर्न कर लेना, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, प्रिसिपिटेशन. ठीक है. फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, पर ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं. अ चेंज इन वन, एक में अगर कोई चेंज आएगा तो लीड टू चेंज इन अदर एलिमेंट. ठीक, कोई बात. देखो ये आपस में सारी चीज़ें क्लोजली रिलेटेड है, एक बदलेगी तो दूसरी ऑब्वियसली बातें बदल ही जाएगी. जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं वो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो पहले किसको पढ़ेंगे, टेम्परेचर. अब हम देखेंगे बेटा टेम्परेचर को. ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री होती है. किसकी डिग्री होती है, हॉटनेस और कोल्डनेस की. किसकी हॉटनेस देखेंगे, किसकी कोल्डनेस देखेंगे, एयर की. ठीक है बात. टेम्परेचर को हिंदी में हम बोलते हैं तापमान. तो किसके तापमान को हमको देखना, एयर का. हवा कितनी गर्म है, हवा कितनी ठंडी है, इसकी डिग्री को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, टेम्परेचर. जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन और रात में ही चेंज होता है, कि दिन में गर्म है रात में ठंडा है. बच्चा सीजन टू सीजन भी चेंज होता है. ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है तो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल समर इज़ हॉटर देन विंटर. अब जो टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस का, उसे बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं. मतलब तापमान को, टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन. धूप बहुत तेज निकल रही है, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कम होगा. धूप नहीं निकल रही है, कम है, बादल हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. नियरनेस टू सी, अगर आप सी के पास रहते हैं, मतलब वो एरियाज जो यहाँ पर होंगे वो ऑब्वियसली बात है ना ही तो ज़्यादा गर्म होंगे ना ही ठंडे होंगे. किसकी वजह, यहाँ जो एरियाज होंगे. तो अगर आप सी के पास रह रहे हो तो आपको मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है. अब हम लैटीट्यूड देखेंगे. लैटीट्यूड क्या होता है, ये जो मैंने बोला ना, सी के पास अगर आप रहोगे तो आपको टेम्परेचर ना ही तो ज़्यादा गर्म मिलेगा, ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा ठंडा मिलेगा. वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कारण होता है. बच्चा किसके कारण होता है, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो आपने पढ़ी होगी ना, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज. तो उनके कारण ना ही तो दिन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ पाता है और ना ही रात का बहुत कम हो पाता है. अब हम लैटीट्यूड देख लेते हैं. तो लैटीट्यूड क्या होती है बच्चा, इमेजिनरी लाइन्स विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये है लैटीट्यूड. सबसे बड़ा लैटीट्यूड होता है 0 डिग्री इक्वेटर, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है. ये होता है नदर्न हेमिस्फीयर और ये वाला होता है सदर्न हेमिस्फीयर. और 90 लैटीट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में और 90 लैटीट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में. 1 2 3 4 5 6 करते करते कहाँ पहुँच गया, 90 तक. मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट करके पोल्स तक, यहाँ 0 से स्टार्ट करके पोल्स तक. तो बच्चा हमारी, क्योंकि अर्थ की बनावट कैसी है, स्फीयर है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रह रही है, साथ ही साथ वो टिल्टेड भी है. कितने डिग्री से टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है 23.5 डिग्री से. ये आप अपनी क्लास 5 और 6 में पढ़ चुके हैं. ठीक हुई बात. तो अर्थ के झुके हुए होने के कारण, स्फेरिकल शेप होने के कारण, जो लैटीट्यूड्स हैं बच्चा, जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा. सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ रहेगी, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा और यहाँ सबसे ठंडा रहेगा. यहाँ बहुत गर्मी, यहाँ मॉडरेट मतलब ना ही तो ज़्यादा गर्म ना ठंडा, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी, ऐसे होता है. ठीक है, तो ये हो गए लैटीट्यूड्स. लैटीट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं. इमेजिनरी है, अर्थ के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे. और ये लैटीट्यूड्स हैं जो ही अर्थ को किस में डिवाइड करते हैं, हीट जोन्स. उसके बाद वेजिटेशन, वो एरिया जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा. फिर क्लाउड कवर हो गया, स्लोप ऑफ लैंड है. ये सब क्या है, वो फैक्टर्स हैं जो हमारे तापमान को प्रभावित करते हैं. टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर इज कॉल्ड मैक्सिमम व्हेन द डिग्री ऑफ हीट इज़ द हाईएस्ट ड्यूरिंग एनी गिवन डे. एक दिन में जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर.
है ना। और मिनिमम कब बोलेंगे, जब डिग्री ऑफ हीट इज़ लोएस्ट, जब जो हीट है वो सबसे कम होगी उस पर्टिकुलर डे में, एक दिन में जब सबसे कम हीट होगी वो होगा मिनिमम टेम्परेचर, जब सबसे ज़्यादा हीट होगी वो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर गिव्स द मीन डेली टेम्परेचर। अगर आपसे कोई पूछे कि कल का टेम्परेचर क्या था या आज का टेम्परेचर क्या था, तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 30। तो 30 क्या है बेटा, मीन डेली टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। आप सब ने देखा होगा अपने घरों में, पहले तो हम उसको टंग के नीचे रखते थे, फिर आजकल तो ऐसे कोरोना के टाइम पे कैसे वाले वो आ गए थर्मामीटर जो आपको बस साइड के ऊपर रखते हैं और रीडिंग दे देते हैं, है ना। तो थर्मामीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी से हम मेजर करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। फिर उनको अगर हम मिनिमम मैक्सिमम को निकाल कर उनका एवरेज निकाल लें तो क्या आ जाएगा, मीन डेली टेम्परेचर। अब थर्मामीटर क्या होता है बेटा, थर्मामीटर एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसका यूनिफॉर्म बोर होता है। इस तरीके से ग्लास का ट्यूब है, यूनिफॉर्म बोर है। क्या इस बोर का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया? बोर मीन्स क्या, लॉन्ग डीप होल, मतलब लॉन्ग डीप होल ही क्या होता है, बोर। तो ये एक ग्लास का ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, होल है। इट इज़ मार्क टू शो डिफरेंट डिग्रीज, इसके ऊपर डिफरेंट डिग्रीज मार्क की गई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, जैसे हमारे स्केल पे होती है वैसे ही। इससे हमें मदद मिलती है कि हम रीडिंग ले पाते हैं। जो ग्लास का ट्यूब होता है इसके अंदर मरकरी को डाला जाता है, मर्क्यूरी को डाला जाता है, जो एक्सपांड हो जाती है, फैल जाती है। जैसे ही उसको गर्म करेंगे, थोड़ी सी गर्मी होगी तो मरकरी एक्सपांड हो जाएगी, है ना। और जब टेम्परेचर कम होता है तो मरकरी क्या हो जाती है बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट। तो हीट होने पर, हीटिंग पे मरकरी एक्सपांड करेगी, फैलेगी, पर वहीं पर कूल होने पे मरकरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे बुखार में हम लोग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मरकरी ऊपर की तरफ जाएगी और दिखाएगी भैया इसको इतना बुखार है ना। तो मरकरी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हीटिंग पे वो एक्सपांड होती है और कूलिंग पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कई बार जो ट्यूब होती है उसे फिल किया जाता है अल्कोहल से भी, है ना। मरकरी की जगह किसका यूज़ होता है, अल्कोहल का। साइंटिस्ट जो मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ मर्क्यूरी थर्मामीटर टू मेजर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो मर्क्यूरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, और जो लो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर। मतलब दोनों थर्मामीटर की अपनी अपनी एक खासियत होती है। अगर आपको हाई टेम्परेचर को मेजर करना है तो मर्करी थर्मामीटर इज़ बेटर, पर कहीं आपको अगर लो टेम्परेचर को मेजर करना है तो अल्कोहल थर्मामीटर इज़ गुड। अब टेम्परेचर आर मेजर्ड ऑन 2 स्केल। ये जो टेम्परेचर होता है इसको 2 स्केल पे मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, है ना। क्या क्या, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। जो थर्मामीटर होता है मार्क्ड बाय 2 रेफरेंसेस पॉइंट, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर लें तो वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए हैं वाटर का। फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे पानी जम जाए, बर्फ बन जाए, वो 0 डिग्री, और वो पॉइंट जिस पे पानी उबलने लग जाए, बॉईल होने लग जाए, वो 2 रेफरेंस पॉइंट लिए हैं। तो अगर सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर वहीं पर अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट होता है। 212 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, 32 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है किसकी हेल्प से बच्चा, स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसको धरती से 120 सेंटीमीटर के ऊपर ये वुडन बेस पे रखा जाता है। और ये जो स्केल होता है, मतलब जो स्टीवेंसन स्क्रीन होती है, एक बॉक्स की तरह होती है। किसकी तरह होती है, एक बॉक्स की तरह होती है। इस बॉक्स के अंदर हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और फिर टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। इट रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ फ्री मूविंग एयर। ये फ्री मूविंग एयर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है और फिर वेदर रिपोर्ट्स में ये हेल्प करता है।
कौन? स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन क्या है? ये एक स्मॉल वुडन बॉक्स है जो वाइट कलर से पेंट होता है। ये 1 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से 1 मीटर की ऊंचाई पे इसको प्लेस किया जाता है, या 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे प्लेस किया जाता है। ये जो वुडन बॉक्स है, ये इसकी जो सीलिंग होती है वो इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड क्यों होती है? ऐसा ना हो कि हम ओपन एरिया में रखें और सूरज की गर्मी से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, इसीलिए उसकी जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, बॉक्स की जो छत होगी, इसके ऊपर रखा जाएगा बॉक्स, और बॉक्स की जो छत होगी उसके ऊपर इस तरीके से डबल बॉर्डिंग लगाई जाती है, सीलिंग को इंसुलेटेड बना दिया जाता है कि अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े। बस जो हवा फ्रीली चल रही होगी उसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, सूरज की धूप का नहीं करना है, इसीलिए इसको इंसुलेटेड बना दिया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? छत की गर्मी हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ फ्रीली मूविंग एयर चाहिए। दिस वुडन बॉक्स इज एन इंसुलेटेड सीलिंग इंसुलेटेड होती है, ये डबल बोर्ड से बना होता है जिससे जो सन रेज हैं वो अंदर स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर ना पहुँचे। ये जो 4 साइड्स होती हैं उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें नैरो स्लिट्स लगाई जाती हैं, नैरो ओपनिंग्स होती हैं जिससे हवा फ्री। इससे क्या होता है, जो एयर की मूवमेंट होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है थ्रू द बॉक्स, बॉक्स के थ्रू इजीली एयर पास हो पा रही है। और जो वन साइड होती है वो हिंज्ड होती है, जो कि दरवाजे की तरफ काम करती है। इस तरीके से अटैच किया जाता है कि वो दरवाजे की तरह काम करे। और दूसरी मेरी बात सुनो, ये जो स्लेटेड साइड्स बनाई है हमने, इस तरीके से स्लेटेड बनाई है, इसका ये पर्पस है कि हवा तो इजीली अंदर चली जाए बच्चा, पर डायरेक्ट सनलाइट इसके अंदर ना पहुँचे। तो स्लेटेड साइड्स के 2 पर्पस है कि एयर तो आ जाए पर सनलाइट ना आए। जो स्टीवेंसन स्क्रीन होता है उसके अंदर 2 ड्राई थर्मामीटर्स होते हैं टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या होते हैं बच्चे? जो स्टीवेंसन स्क्रीन होती है उसमें 2 ड्राई थर्मामीटर होते हैं जिससे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिया जा सके। इट ऑल्सो होल्ड अ वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। एक वेट बल्ब थर्मामीटर, एक ड्राई बल्ब थर्मामीटर भी होता है जिसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, क्या काम होता है हाइग्रोमीटर का बच्चा? ह्यूमिडिटी को मेजर करना। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? ह्यूमिडिटी को मेजर करना। एक थर्मोग्राफ होता है, तो देखो क्या क्या होंगे, 2 ड्राई थर्मामीटर होंगे जिससे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आप रिकॉर्ड करोगे। इट मे ऑल्सो होल्ड अ वेट बल्ब थर्मामीटर एंड अ ड्राई बल्ब थर्मामीटर, जिसे हम क्या भी बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। और एक थर्मोग्राफ होगा। हाइग्रोमीटर का यूज़ क्यों होता है? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ह्यूमिडिटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, हवा में पानी का होना, नमी का होना। चलो, जो स्टीवेंसन स्क्रीन होती है वो हेल्प करती है हमें रिकॉर्ड करने में। किसको रिकॉर्ड करने में? टेम्परेचर को। किसके? एयर के। इनसाइड द शेड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सर में हमें हवा के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने में मदद करती है स्टीवेंसन स्क्रीन। इट प्रोटेक्ट द थर्मामीटर फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ डायरेक्ट रेज ऑफ सन। और हमने उस बॉक्स को बनाया है इसलिए कि बच्चा जो थर्मामीटर है उसको डायरेक्ट एक्सपोजर ना मिले सन का। मतलब एक्सपोजर मतलब वो सन, अगर देखो सूरज के सामने थर्मामीटर रखेंगे बच्चा तो टेम्परेचर तो कहाँ ही जाएगा, तो उसको हमको अवॉइड करना है, हमको एयर का टेम्परेचर लेना है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है। अब हम देखेंगे 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। जो 6 मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होता है उसको इन्वेंट किया था जेम्स 6, तभी उसको 6 मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। कब किया था? 1782 में। इसको यूज़ किया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। किसी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम क्या है, उसको मेजर करने के लिए। बेटा जब भी आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ क्या लेना, मेजर लेने। वो क्या लेना है आपको? जो थर्मामीटर होगा उसको इस तरीके से प्लेस करें कि वो शेड में रहे, है ना, शेड में रहे, सीधे डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में ना रहे। देयर शुड बी फ्री मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट फ्री हो रही हो। और इट शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे प्लेस नहीं करना है। इट में अफेक्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ द टेम्परेचर, इससे भी टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग अफेक्ट हो जाएगी क्योंकि अर्थ भी तो रेडिएट करती है सन की हीट को, तो हीट मिलेगी थर्मामीटर को डायरेक्टली। इसीलिए बेटर है कि आप उसको शेडेड एरिया में रखें, ऐसे एरिया में जहाँ एयर फ्रीली मूव कर रही हो, और ग्राउंड पे भी ना रखें। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.